दोस्तों, व्यंग साहित्य की एक ऐसी विधा है जो आम आदमी को सीधे सीधे साहित्य से जोड़ती है, साहित्य का उसे गंभीर पाठक बनाती है। अस्तु, व्यंग के कई रूप नजर आते हैं, जैसे कि कथात्मक व्यंग, व्यंग आलेख आदि। कतिपय सिद्धहस्त व्यंगकारों ने किसी कल्पित पात्र को अपने व्यंग का माउथपीस बनाया है। अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट आदि ऐसे ही साहित्यकार व्यंगकार रहे हैं। हिंदी के कतिपय व्यंगकारों ने भी किसी कपोल कल्पित पात्र को अपनी व्यंग रचनाओं का माउथपीस बनाया है। यह कल्पित पात्र किसी व्यक्ति विशेष पर व्यंग कटाक्ष नहीं करता है। दरअसल किसी व्यक्ति विशेष को व्यंग का निशाना कभी नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे व्यंग रचना कभी भी सार्वजनीन हो ही नहीं सकती। मित्रों, मैंने भी अजायब खान नाम के एक पात्र को अपना माउथपीस बनाया है। यह अजायब खान सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ मैं उन्हीं अजायब खान को अपना माउथपीस बनाकर एक कथानुमा व्यंग पेश कर रहा हूँ। यह व्यंग उस समय लिखा गया था जबकि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान ने करगिल युद्ध छेड़ा था। इसमें उसी समय का प्रसंग है। तो लीजिए, पेश है यह व्यंग, जिसका शीर्षक है देशभक्ति का दौरा। मियां अजायब खान की देशभक्ति का दौरा लाजवाब लाइलाज है। इधर करगिल के मोर्चे पर भारतीय जवानों के ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से दुश्मन के हौसले लगातार पस्त होते जा रहे थे, और उधर अंधाधुंध हिंदुस्तानी फतह के चलते अजायब खान के नाचीज जिस्म में उनका सीना इस कदर चौड़ा होता जा रहा था कि उनके बदन में उनके सीने के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पांव पटक कर और हाथ भांज कर वह जिस सैनिक अंदाज में अपने जोश खरोश का इजहार कर रहे थे, उससे तो यह बात जाहिर हो जाती थी कि उनके बुढ़ापे में उफनती जवानी की बाढ़ करगिल के दुर्गम पहाड़ों को लांघकर दुश्मन के इलाके में किस कदर कहर बरपाने के लिए बेताब है। चुनांचे इसके पहले कि यह बाढ़ दुश्मन को बर्बाद करने के बजाय उनके लिए ही तबाहकुन साबित हो जाए, मैंने इस पर एक पुख्ता बांध बनाने की गरज से उनकी सेवा में हाजिर होना ही मुनासिब समझा। कल रात ऐन 11 बजे भाभी जान ने फ़ोन कर मुझे साक्षात तलब किया कि डॉक्टर साहिब, मेरे अजीज शौहर की तबीयत बेहद नासाज है, इसलिए आप उनकी खिदमत में फ़ौरन तशरीफ़ लाएं, नहीं तो कुछ नागवार हो जाएगा। जाहिर है 5वीं जमात तक पढ़ी उनकी बीवी मुझे साहित्य के डॉक्टर से बेहतर बीमारों का डॉक्टर ही मानती हैं, और मेरी असरकारी बातों को ही अपने शौहर की लाइलाज सनक का एकमात्र भरोसेमंद इलाज समझती हैं। सो मैं तड़के पौ फटते ही मियाँ खान के बरामदे में बरामद हुआ, जहां वह अपनी बीवी के लाख समझाने बुझाने पर भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कूच करने के लिए जानो जिगर से बेताब हो रहे थे। अपने शहीद सैनिक पिता की फौजी वर्दी को पहन वह खानदानी गुरूर को गरिमामंडित करने वाली तलवार को जिस अंदाज में भांज रहे थे, उस हालत में भाभी जान की दशा पाकिस्तानी घुसपैठियों की तरह पतली होती जा रही थी। लिहाजा इस जुझारू देशभक्त का रास्ता उसकी बुजदिल बीवी ने जिस फौलादी ढाल की तरह रोक रखा, उसकी तो दाद देनी चाहिए। बहरहाल भले ही भौंकने फौंकने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान हाथी का सूंड सरीखा लटका चेहरा लिए चीन से हाथ छाड़ते लौट आए थे, लेकिन मियाँ अजायब की बीवी की गुहार पर मैं बिला तकल्लुफ उनके घर में दाखिल हुआ। लस्त पस्त होकर पीठ दिखाने को मजबूर घुसपैठियों की तरह भाभी जान की कातर निगाहें मुझ पर पड़ते ही चमक उठी। मैंने उन्हें अपने पीछे सेफ साइड देते हुए मियाँ की जज्बात और कदम दौड़ पर एक साथ लगाम कसने की कोशिश की। अमा, इस वाहियात हुलिया में तुम खुदा के किस किस्मतवार बंदे की मेहमान नवाजी में 4 चांद लगाने जा रहे हो?
मेरी इस अप्रत्याशित उपस्थिति और औचक उवाच ने उनकी देशभक्त की सरपटगामी घोड़ी को ऐसी चाबुक लगाई कि मियाँ धूल चाटते चाटते रह गए। पर अपने होशो हवास को बमुश्किल बरकरार रखते हुए उन्होंने अपने जज्बात को फिर से एड़ लगाई। बरखुरदार, तुम ठहरे लेखक बिरादरी के, दिन रात मनहूसों जैसा कलम तोड़ते रहना और कोरे कागजों पर बेवजह लिपापोती करते रहना ही तुम्हारी फितरत है। क्या कभी देश और आवाम के वास्ते भी कुछ किया है? क्या देश की सरहद की हिफाजत करना तुम्हारा धर्म नहीं बनता? खान साहब के नथुने एकदम फड़फड़ा उठे। कान से गले पर लुढ़क आए चश्मे को वापस कान पर सवार करते हुए वो खानदानी रोब निहायत शाही अंदाज में झाड़ते हुए फिर बोल उठे। माँ बदौलत, मेरे पुरखों ने देश की आन पर कुर्बानी का जो रिवाज कायम किया है, मैं उसे आगे बढ़ाने में तनिक भी कोताही नहीं बरतूंगा। पर इस नामुराद औरत जात ने मुझे बुरी तरह बांध रखा है। तुम लोग मुझे रास्ता दो तो मैं करगिल को कूच करूं। इसके पहले कि मियाँ खान अफरा तफरी में दरवाज़ा फांद कर सामने सड़क पर किसी लॉरी या ट्रक के नीचे आकर नाहक शहीद हो जाते, मैंने उनका रास्ता रोक उनकी कमल नाल सरीखी कलाई से तलवार छीन ली और पैंतरा बदलते हुए उनका रास्ता जाम कर दिया। नतीजतन उनकी दशा उस पिंजरा बंद तोते की तरह हो गई जिसके इर्द गिर्द घात लगाए कोई बाज मंडरा रहा हो। बेशक अगर दोस्त खान सेना में होते तो वह शहादत की सबसे उम्दा मिसाल सामने रखते और शौर्य सम्मानों से विभूषित होते, लेकिन ईश्वर ने उन्हें सैनिक मापदंडों के अनुरूप पैदा ही नहीं किया। उनकी 4.5 फुट की कद और बेहद नाजुक बदन उन्हें देश की सरहद पर जाकर एक बेमिसाल मौत मरने की इजाज़त नहीं देता। उनके शहीद वालिद ने उनके दिल में देश प्रेम की जो लौ जलाई थी वह उन्हें ही धूं धूं कर जला रही थी। चुनांचे उनके जज्बातों को इज्जत बख्शते हुए मैंने उन्हें बताया, दुश्मन से लड़ने के पहले फौज में भर्ती होना पड़ता है मियाँ। खुदकुशी करने जैसा घातक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जवानी और जोरू दोनों को कुर्बान करना पड़ता है। बहरहाल जहां हिंदुस्तानी फौजें लड़ती रही हैं वहां तक पहुंचना चांदनी चौक में मार्केटिंग करने जैसा खुशगवार नहीं है। बर्फीले नदी नालों, दुर्गम गुफाओं, पहाड़ी चोटियों, खौफनाक जंगलों और रेगिस्तानों को पैदल ही लांघना और दमघोटू सुरंगों से गुजरना रेड लाइट पर सड़क पार करने जैसा आसान नहीं है। दुश्मन से घिर जाने पर बंकरों और तहखानों में कीड़े मकोड़े खा खा कर और जमीन की नमी चाट चाट कर भूख प्यास मिटानी पड़ती है। वहाँ कोई डाइनिंग टेबल नहीं होगी जिस पर भाभीजन आपकी पसंदीदा चिकन, फिश, कोफ्ते, पकौड़े, चाउमीन, बिरयानी वगैरह वगैरह परोसने जाएंगी। वहाँ सोने के लिए आरामदायक बिछौने कभी नसीब नहीं होंगे। बस कंकड़ कांटों पर ही सोना पड़ेगा, अन्यथा खाना पीना सोना सब हराम होगा। मियाँ अजायब पर मेरी बातों की डोज का ऐसा अचूक असर हुआ कि मोर्चे पर जाने का उनका बुखार 94 डिग्री तक उतर आया। पर आंखों में छाई मायूसी देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने के बेचार की बयां कर रही थी। इस मायूसी को दूर करने के लिए मैंने उन्हें टॉनिक दी। खान साहब, आप मोर्चे पर न जाकर भी तसल्ली बख्श देश सेवा कर सकते हैं। आप शहीदों के आश्रितों के लिए चंदे इकट्ठे कीजिए, घायल सिपाहियों के लिए रक्तदान शिविर लगाइए, घर घर जाकर अमन चैन और धीरज का संदेश दीजिए। खान ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बातों को बखूबी तौला। उन्हें मेरे गंभीर मशवरे में कोई खोट नजर नहीं आई। एक क्षण के लिए वह सोच में डूब गए, फिर विस्फोटक अंदाज में चहचहा उठे। वाकई मियाँ, तुम्हारे देश सेवा के नुस्खे में काफी दम लगता है। मुझ जैसा चूहा मोर्चे पर तो दुश्मन का एक मच्छर भी नहीं मार सकता,
और अब जबकि तुमने मेरी आंखें खोल ही दी हैं तो लो मैं चला तुम्हारे नुस्खे पर अमल करने। खान ने अपनी वर्दी और हथियार को तौबा कर अचकन और क्रूरता धारण किया और निकल पड़े एक महान मिशन पर। यह कोई देशभक्ति का दौरा नहीं था बल्कि देश सेवा का एक जुनून था। उन्होंने लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया और मोहल्ले के युवाओं और किशोरों को सेना में भर्ती होने का संदेशा दिया। स्कूलों कॉलेजों के जलसों में खास आमंत्रित मेहमान के रूप में देश प्रेम पर सारगर्भित व्याख्यान दिए। शहीदों के परिवारों के लिए धन एकत्रित करने का उनका सलीका बेहद निराला साबित हुआ। लोगों को इकट्ठे कर उनके संग ढोल मजीरा बजाते देशभक्ति के गाने गाते उन्होंने न केवल गली कूचों में धन इकट्ठा किया अपितु बेपनाह मकबूलियत भी हासिल की। मुझे तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बड़ा खौफ लगने लगा है कि कहीं वह देशभक्त से राजनेता न बन जाए। यह तो सर्वविदित है कि देशभक्त और राजनेता में जमीन आसमान का फर्क होता है। धन्यवाद।